Hi everyone, I am Rishu. Welcome back to my channel. So in this video we will talk about probability sampling methods. तो probability sampling methods जो हैं वो आपके चार होते हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में भी प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल फर्दर हम पढ़ते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मेथड्स हैं आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर, बट मोस्ट बेसिक टाइप्स जो हैं वो यही हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स भी होते हैं जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और अगर आप पूरा सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी पढ़ना चाहते हैं, पूरा सैम्पलिंग को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोस का लिंक डाल दे रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आपके क्या होते हैं? अगर मैं इसको एक डिफाइन करूँ तो दीज आर द मेथड्स वेयर योर एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, सो एलिमेंट्स of the population, they have an equal chance of ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के लिए है कि इन मेथड्स में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के, दे हैव एन इक्वल नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ आपका कंप्लीटली जो है वो पूरा मेथड, पूरा सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी को जब यूज करते हैं तो उसमें आपके सभी एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट्स आपके सेलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और कुछ एलिमेंट्स के सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपके इक्वल चांस रहता है सभी एलिमेंट्स का सेलेक्ट होने का। इसके अलावा जो आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होता है या चांस ऑफ सिलेक्शन होता है वो आपका नॉन जीरो होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं होगा कि किसी एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जीरो है चांस है सेलेक्ट होने का। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपके एलिमेंट्स का इक्वल चांस होता है, नॉन चांस होता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ये आपका सबसे बेसिक और आप कह सकते हो कि सबसे कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग मेथड है। क्योंकि बेसिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये सिंपली आपका प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक पॉट है, उसमें मैंने 10 स्लिप्स डाली जिसपे मैंने विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। उसमें से मुझे कोई भी 2 स्लिप्स को पिक करना है और उस बेसिस पे मैंने सैंपल को सेलेक्ट कर लिया, जो भी 2 नंबर्स मुझे मिलेंगे स्लिप्स पे। ये आपका क्या था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर कंप्लीट जो आपका गेम होता है वो रैंडमनेस का होता है, ठीक है। रैंडमली आप सेलेक्ट करते हो यूनिट्स को सैंपल के लिए, ठीक है। सो इट अश्योर्स एवरी एलिमेंट एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ऑब्वियसली आपका सभी एलिमेंट्स का चांस जो है वो इक्वल रहेगा, कोई बायसनेस नहीं होती, कोई प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं होता, आपका इक्वली सबको ट्रीट किया जाता है, सभी एलिमेंट्स को पॉपुलेशन के, ठीक है। ये आपका था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट कम्स योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? यू विल से दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम, अगर मैं सिस्टम को ही इंट्रोड्यूस कर दे रही हूं तो हाउ कैन इट बी रैंडम, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो व्हाट इज इट? इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड रैंडमली। नाउ जस्ट सपोज, जो सेम एग्जांपल की मैं बात करती हूँ, मैंने आपको सिंपल रैंडम में दिया था कि वही जो मेरा पोर्ट है जिसमें 10 की बजाय अब आप लगा के चलिए कि आपको 100 स्लिप्स मैंने वहां पे डाल दी हैं, ठीक है। 1 से 100 नंबर की स्लिप्स मैंने उस पोर्ट में डाल दी हैं। अब मुझे उसमें से 10 एज अ सैंपल, मुझे कोई भी 10 नंबर्स उसमें से चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि मैं इतने कॉस्ट इनकर नहीं कर सकती कि मैं 10 बार उसमें से स्लिप निकालूं और फिर वो 10 स्लिप्स निकाल के मैं ये डिसाइड करूं कि कौन से वो 10 नंबर निकले हैं जिनको मुझे एज ए सैंपल सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक अलग मेथड आ जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, जिसमें मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने एक रैंडमली कोई भी एक स्लिप को उसमें से पिक किया, ठीक है। सपोज उस पर मेरा नंबर निकला है 5, तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने कहा जी मुझे
एवरी 10th नंबर आफ्टर 5 मुझे उसको सेलेक्ट करना है एज अ सैंपल। तो मेरे नंबर्स 10 सेलेक्टेड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5, 15th, 25th, 35th। इस तरीके से मैंने 10 नंबर चूज कर लिए विदाउट पिकिंग 10 स्लिप्स फ्रॉम दिस पोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, वेर यू इनिशियली select an element randomly and then every nth element is selected। उसके बाद आप एक सीरीज डिसाइड कर लेते हैं जिस पर आप सभी nth उस नंबर पे जितने भी एलिमेंट्स आपके आएंगे उनको चूज करेंगे। अब उसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग की जब भी हम बात करते हैं, दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग। मतलब अगर आप स्ट्रेटिफाइड को अलग से पढ़ेंगे और क्लस्टर को अलग से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर मेथड्स हैं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को कंपैरेटिवली टैबुलर फॉर्म में ही मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप इजीली उन चीज़ों को याद भी रख पाएं और इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएं बेसिकली। ठीक है, इनको हम एक पिक्चर की हेल्प से समझेंगे। बहुत ही सिंपल पिक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ की है विद द हेल्प ऑफ मार्कर्स ओनली। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, नाउ इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटाज बनाते हैं, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में हमारे क्लस्टर्स होते हैं। अब स्ट्रेटा और क्लस्टर आप बोलेंगे कि दे साउंड वेरी सिमिलर थिंग्स, तो उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग में जो आपके क्लस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं। जो भी क्लस्टर्स होते हैं, जो भी ग्रुप्स होते हैं, वो आपके कैटेगराइजेशन या वो ग्रुपिफिकेशन आपको करना नहीं पड़ता, वो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। जबकि स्ट्रेटास जो हैं वो रिसर्चर बनाता है अपने हिसाब से, वो कुछ स्ट्रेटास डिसाइड करता है अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए। अच्छा, अभी हम ये स्ट्रेटा और क्लस्टर कैसे बनाते हैं या इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इस चीज को समझिए। जैसे ये हमारा पॉपुलेशन है विच इज सेम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ देख रहे हैं जिसमें कि हमारी 4 डिफरेंट यूनिट्स हैं। आप अगर बॉल्स यहाँ देखें तो ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और रेड 4 तरह की बॉल्स आपकी इस पॉपुलेशन में भी हैं और इस पॉपुलेशन में भी हैं। नाउ इफ यू आर मेकिंग स्ट्रेटाज आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन, तो स्ट्रेटाज आपके कैसे बनेंगे, वे स्ट्रेटाज आपके होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप्स होते हैं वो अंदर से बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं। जैसे कि अगर आप इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी सिर्फ ब्लैक बॉल्स ही आएंगी। अगर आप इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी ग्रीन बॉल्स ही आएंगी। इस ग्रुप में आपकी रेड बॉल्स हैं और इस ग्रुप में ब्लू बॉल्स हैं। जबकि क्लस्टर्स जो हैं आपके वो एक मिरर इमेज होते हैं आपके पॉपुलेशन के, जिसमें कि सभी एंटिटीज जो कि आपकी पॉपुलेशन में वेरिएशन है, जो भी आपकी पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी है, वही वेरिएबिलिटी आपको अपने क्लस्टर्स में भी देखने को मिलती है। जैसे कि ईच क्लस्टर हियर हैज ऑल द 4 काइंड्स ऑफ बॉल्स इन ईच एंड एवरी क्लस्टर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेटाज और क्लस्टर्स में यहाँ पे हमारे क्या डिफरेंसेस हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ये 2 चीजें आपकी निकल आती हैं कि स्ट्रेटाज आर होमोजीनियस विद इन, अंदर से ये होमोजीनियस है, एंड म्यूचुअली हेट्रोजीनियस। सभी स्ट्रेटाज आपस में अलग होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। जबकि क्लस्टर्स की अगर हम बात करें तो दीज आर हेट्रोजीनियस विद इन, अंदर से ये सभी हेट्रोजीनियस हैं, बट दे आर म्यूचुअली होमोजीनियस। अगर हम सभी क्लस्टर्स की बात करें तो वो मोर और लेस सेम है। वन क्लस्टर इज सिमिलर टू अनदर क्लस्टर्स। ठीक है, बट अंदर से उनमें वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा है। अब हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग हम यहाँ पे कैसे करेंगे। सो इट ड्रॉज सैंपल्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करने के लिए क्या टेक्निक यूज करेगा, ही विल ड्रॉ सम सैंपल्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, इससे 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 और इससे। ठीक है, सभी स्ट्रेटा से कुछ सैंपल्स लिए जाएंगे। जैसे एक यूनिट यहां से ले ली, एक यूनिट यहां से, एक यहां और एक यहां से, तो हमारे पास चारों स्ट्रेटा से एक एक सैंपल आ गया। जबकि क्लस्टर में हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि सब में से कुछ सैम्पलिंग यूनिट लेंगे, बल्कि
पूरे क्लस्टर को उठाया जाएगा। जैसे कि या तो आप ये क्लस्टर लेंगे या क्लस्टर नंबर 2 लेंगे या क्लस्टर नंबर 3 या क्लस्टर नंबर 4, बट आप पूरा क्लस्टर लेंगे। क्लस्टर के अंदर से सैंपल यूनिट्स को नहीं कंसीडर किया जाता। सो द रिसर्चर बेसिकली ड्रॉज कंप्लीट क्लस्टर एज अ सैम्पलिंग यूनिट। वो पूरा क्लस्टर आपका वहां पे सैम्पलिंग यूनिट होता है। और इसीलिए यहाँ पे आपका 4th पॉइंट आ जाता है कि सभी क्लस्टर्स को सेलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ कुछ क्लस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है और वही एक्ट करते हैं आपके एज अ सैम्पलिंग यूनिट। जबकि स्ट्रेटिफाइड में सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ऑल द स्ट्रेटाज। इसमें किसी भी स्ट्रेटा को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि हर स्ट्रेटा से कुछ सैम्पलिंग यूनिट्स ले ली जाएंगी। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। नाउ सपोज आई एम स्टडिंग द होल इंडिया। नाउ होल इंडिया इज माई पॉपुलेशन, ठीक है, एंड इट इज बिकमिंग ह्यूज एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टडी ऑल ऑफ द पीपल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है इंडिया में, आप भी जानते हैं ये बात। तो मैंने उसी डाइवर्सिटी को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैंने क्या किया कि मैंने लैंग्वेजेस के स्ट्रेटास बना लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बनाया कि यहाँ पे स्ट्रेटास जो है वो एग्जिस्टिंग नहीं है, बल्कि रिसर्चर ने उनको बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक। जबकि जो आपका क्लस्टर है उसमें आपके यूजुअली वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो मैंने लैंग्वेजेस के बेसिस पे से 10 स्ट्रेटाज आई हैव मेड, एंड दोज आर लाइक 1 strata includes those people who speak in English, 1 strata is of people speaking in Hindi, मलयालम, तेलुगु। मैंने सभी लैंग्वेजेस के 10 स्ट्रेटाज बना लिए हैं। अब मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये काम, क्योंकि मैंने हर स्ट्रेटा में, नाउ ईच स्ट्रेटा, सभी लैंग्वेजेस, इसमें सभी हिंदी बोल रहे हैं, इसमें सभी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये जो है अंदर से क्या है, होमोजीनियस ग्रुप्स हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो मैं इस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करूंगी, मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करूंगी, और रैंडमली मैं क्या करूंगी, अपने कुछ स्ट्रेटास को यहाँ पे हर स्ट्रेटा से कुछ सैम्पलिंग यूनिट्स को उठा लूंगी। जैसे कि मैंने सपोज 100 people I have taken from the English group, 100 people I have taken from the Hindi language speaking group, 100 people मैंने तेलुगु के ले लिए। तो इस तरीके से मैंने सैम्पलिंग यूनिट्स हर स्ट्रेटा से ले लिए, ताकि वो पूरी पॉपुलेशन को फेयरली रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे ही अगर मैं क्लस्टर सैम्पलिंग के एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहाँ मैंने अगेन द पॉपुलेशन इज कंप्लीट इंडिया, तो यहाँ पे हमारे रीजन्स हैं, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो ये जो 4 आपके रीजन्स हैं, मैंने इन 4 उनमें क्लस्टर्स में इंडिया को डिवाइड कर लिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि वेरिएबिलिटी तो हर जगह पे है। जो वेरिएबिलिटी हमें अपने एक क्लस्टर में चाहिए, वो तो नॉर्थ रीजन में भी हर तरह के लोग हैं, आपके साउथ रीजन में भी वो वेरिएबिलिटी है। जैसे मेल्स फीमेल्स की जो वेरिएबिलिटी है, वो तो हर जगह पे अवेलेबल है। इसलिए मैंने वो 4 क्लस्टर्स ले लिए, और अब मैं उन 4 क्लस्टर्स में से सिंपली कोई भी 2 क्लस्टर उठा लूंगी। जैसे कि मैंने साउथ और वेस्ट ले लिया, या नॉर्थ और ईस्ट ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किसी भी 2 रीजन्स को उठा लिया, ताकि मैं अपनी स्टडी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूं। वो मेरी सैम्पलिंग मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। नाउ अगर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में फर्दर एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे 2 टाइप्स आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल एंड डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपकी क्या होती है, देखिए बहुत सिंपल है कि आप अगर उसी सेम एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, जो कि अभी मैंने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपको बताया कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे मैंने कुछ स्ट्रेटास बना लिए हैं। तो अब इसमें फर्दर समझिए कि क्या होता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, सपोज वो मेरे पास 1000 थे, और जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो मेरे पास 2000 थे। तो फिर अगर मैं उन दोनों में से 100 यूनिट्स ही लेती हूँ, तो ऐसे तो फिर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा मेरा सैंपल। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा पॉपुलेशन साइज है हर स्ट्रेटा का, उसी के प्रोपोर्शनेटली मैं सैम्पलिंग यूनिट्स लूंगी अपने स्ट्रेटा से। जैसे कि अगर इंग्लिश बोलने वाले लोग 1000 हैं, तो मैंने उसमें से 100 सैम्पलिंग यूनिट्स ली हैं, और अगर हिंदी बोलने वाले लोग 2000 हैं, तो मैंने उसमें से सैम्पलिंग यूनिट भी कितनी ली हैं, 200। तो ये आपका प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। सो वेयर नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम
is in proportion to the population size of that stratum. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. अब आपको एक दूसरा केस आता है डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. यहाँ क्या होता है, अब आप एक चीज देखेंगे कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों की नंबर ऑफ पीपल वॉज लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु स्पोक इन हिंदी, बट जो वेरिएबिलिटी थी वो इंग्लिश बोलने वाले उन 1000 लोगों में ज्यादा थी कंपैरेटिव टू दोस 2000 पीपल. क्योंकि उसमें आपके कुछ लोग ऐसे थे जो कनाडा से आए हुए थे, कुछ लोग आपके यूएस से आए हुए थे, कुछ लोग आपके बॉम्बे से आए हुए थे. तो इस तरीके से जो उसमें डाइवर्सिटी थी, जो वेरिएबिलिटी थी, वो हमारी ज्यादा थी बजाय कि दूसरे स्ट्रेटम के. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सैंपल साइज ऑफ ईच स्ट्रेटम इज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन दैट स्ट्रेटम. तो जिस भी स्ट्रेटम में वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है, हम यूजुअली उस स्ट्रेटम का जो सैम्पलिंग यूनिट साइज है वो ज्यादा रख लेते हैं, सो दैट वो उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, वो सैंपल उस पूरे स्ट्रेटा को ट्रूली रिप्रेजेंट कर पाए. तो यहाँ ये हमारी डिसप्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाती है. सो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर this stratified sampling and cluster sampling and all of the other probability sampling methods. So if you liked this video, if you found this video informative, then please do not forget to like, comment and subscribe to my channel. You may further press the bell icon if you want to get notified for my future videos. Thank you for watching, and until my next video, keep learning.